नेपाल की सड़कों से राष्ट्रपति के आवास तक जेनजी का प्रदर्शन जारी है। लेकिन आंदोलन अचानक नहीं फूटा, बल्कि इसकी जड़ें कई महीनों से बन रही थी। हैशटैग स्टॉप करप्शन जेनजी नेपाल और वेकअप नेपाल ट्रेंड कर रहे थे। और इसी बीच काठमांडू के मेयर और नेपाली रैपर बालेंद्र शाह की एक पोस्ट ने जेनजी से सड़कों पर आने की अपील की। उनकी इस पोस्ट का असर ये हुआ कि लोग मेयर बालेंद्र से देश की कमान संभालने की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या है बालेंद्र शाह की कहानी? कैसे नेपाल में आंदोलन उग्र हो गया? चलिए बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। बालेंद्र शाह एक सिविल इंजीनियर और रैपर हैं, जो 2022 में काठमांडू के 15वें मेयर बने। उन्होंने चुनाव एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीता, यानी किसी भी बड़े पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े बिना। उनकी जीत ने यह दिखा दिया कि लोग पारंपरिक पार्टियों से हटकर भी किसी ईमानदार उम्मीदवार पर भरोसा कर सकते हैं। मेयर बनने के बाद बालेंद्र शाह ने काठमांडू में कई तरह के बदलाव किए, जैसे सड़कों की सफाई और रखरखाव, फुटपाथ को पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित बनाना, सरकारी स्कूलों की निगरानी सुधारना और टैक्स चोरी करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर एक्शन लेना। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी साफ सुथरी छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति बनी। साल 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें अपने टॉप 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे वैश्विक मीडिया ने उनकी तारीफ की थी। बालेंद्र की लोकप्रियता युवाओं में ज्यादा है, इसीलिए उन्हें नेपाल की राजनीति में एक नई उम्मीद का प्रतीक बना दिया है। उनकी ये छवि तब और ज्यादा मजबूत हो गई जब उन्होंने हाल ही में जेनजी के नेतृत्व वाले प्रदर्शन का समर्थन किया। बालेंद्र शाह ने 7 सितंबर को एक पोस्ट की थी, जिसमें लिखा था 8 तारीख की रैली साफ तौर पर जेनजी की है। मैं 28 साल से कम उम्र का हूं, लेकिन अब मैं उनकी तुलना में बूढ़ा दिखता हूं। मैं उनकी इच्छा, मकसद और सोच समझना चाहता हूं। इस रैली में कोई भी पार्टी, लीडर, कार्यकर्ता या सांसद अपने निजी फायदों के लिए शामिल नहीं होना चाहिए। उम्र के कारण मैं जा नहीं सकता, लेकिन मेरा पूरा सपोर्ट है। इस पोस्ट को हजारों लोगों ने शेयर किया, लाखों यूजर्स ने इस पर रिएक्ट किया और कमेंट्स की बाढ़ आ गई। बस फिर 8 तारीख को आंदोलन और तेज हो गया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था। और जब सोशल मीडिया बैन की बात आई तो 18 से 25 साल के बीच की पीढ़ी, जिसे जनरेशन जेड कहा जाता है, उनमें गुस्सा भड़क गया। 8 तारीख को राजधानी काठमांडू में हजारों युवा सड़कों पर आ गए, जबरदस्ती संसद भवन में घुसकर प्रदर्शन किया और उन्हें सरकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगी पाबंदी हटाने की मांग की। साथ ही युवाओं ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की अपील भी की। कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के गृहनगर दमक में उनके घर पर पत्थर भी फेंके और देखते ही देखते आगजनी से लेकर गोलीबारी तक की खबरें सामने आने लगी। कई सौ प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जबकि 20 से ज्यादा की मौत की खबर है। पूरे दिन के बवाल के बाद आखिरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगा बैन सरकार ने वापस तो लिया। सरकार ने प्रदर्शनकारियों से वापस लौटने की अपील की और तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं की जांच के आदेश दिए। हिंसक प्रदर्शनों पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ने यह भी कहा कि सरकार लोगों को इस बैन का असल उद्देश्य समझाने में विफल रही। प्रदर्शन में शामिल छात्र छात्राएं स्कूल और कॉलेज की ड्रेस पहनकर सड़कों पर उतरे थे। कई जगहों पर उन्होंने खुद बैनर और पोस्टर बनाए थे, नारे लगाए और बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ाव के विरोध जाहिर किया। यही वजह रही कि इसे किसी दल या संगठन का आंदोलन न मानकर नई पीढ़ी की बगावत कहा जा रहा है, जिसे लोग जेनजी अपराइजिंग या जेनजी आंदोलन भी कह रहे हैं। इस आंदोलन के पीछे कई और बड़ी वजहें भी सामने आ रही हैं, उनके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल नेपाल में पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर नेताओं और उनके परिवारों की ऐशो आराम भरी जिंदगी के वीडियोस लगातार वायरल हो रहे थे। इस ट्रेंड को नेपाल में नेपो किड या नेपो बेबी यानी ताकतवर लोगों के बच्चे कहा जा रहा था। इसमें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमंत्री और कई और बड़े नेताओं के परिवारों की बात की जा रही थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई वीडियोस और तस्वीरें शेयर किए गए, जिनमें उनके बच्चों को महंगी कारों, विदेशी शिक्षा और ब्रांडेड कपड़ों के साथ दिखाया गया। इन तस्वीरों और वीडियोस ने युवाओं में गुस्सा और असंतोष भर दिया। नेपाल में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। युवाओं की बढ़ती नाराजगी देखकर सरकार ने सोचा कि अगर हालात पर काबू नहीं पाया गया तो माहौल और बिगड़ सकता है। इसी दबाव में सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को 7 दिन के अंदर नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश जारी कर दिया। सरकार का तर्क था, रजिस्ट्रेशन के बिना ये प्लेटफॉर्म्स देश में फेक आईडी, हेट स्पीच, साइबर क्राइम और गलत सूचनाएं फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। तय वक्त तक
रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर सरकार ने 4 सितंबर को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया था। इसके अलावा 4 साल में 3 बड़े घोटाले सामने आए हैं नेपाल में। 2021 में 54,600 करोड़ का गिरिबंधु भूमि स्वैप घोटाला, 2023 में 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला और 2024 में 69,600 करोड़ का कोऑपरेटिव घोटाला। इससे युवाओं में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। जबकि नेपाल में 5 साल में 3 सरकारें आईं। जुलाई 2021 में शेर बहादुर देउबा पीएम बने, दिसंबर 2022 में प्रचंड पीएम बने, जुलाई 2024 से ओली आए। ओली सत्ता में आए तो चीन की ओर झुकाव बढ़ा। पहले सरकारों ने कई फैसले अमेरिकी प्रभाव में लिए। सोशल मीडिया बैन के बीच सिर्फ चीनी ऐप टिकटॉक चलता रहा। युवाओं को लगता है कि बड़े देशों के दबाव में नेपाल मोहरे जैसा इस्तेमाल हो रहा है। प्रदेश में बेरोजगारी की दर भी बढ़ती जा रही है। नेपाल में विरोध प्रदर्शन के बीच हिंसा अब भी थमने का नाम नहीं ले रही। राष्ट्रपति पौडले के निजी आवास पर कब्जा कर आगजनी की गई। मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है और कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। बैन हटने के बाद भी ओली सरकार पर अब संकट के बादल गहरा गए हैं। पीएम ओली दुबई जाने की तैयारी में है। गृह मंत्री रमेश लेखक, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री समेत 5 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। नेपाल में जब भी वैकल्पिक राजनीति की बात भी होती है तो बालेंद्र शाह का नाम भी आता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब केपी ओली से इस्तीफे की मांग की जा रही है तो युवा बालेंद्र शाह से नेतृत्व संभालने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।